नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का ये पार्ट 2 वीडियो है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ड्रॉप्ड एट विच चैम्बर ऑफ हार्ट। हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा द्वारा हार्ट तक लाया जाता है। यह दोनों वेन्स हार्ट के किस चैम्बर में खुलती हैं या ब्लड को पहुंचाती हैं? ऑप्शन ए है राइट एट्रियम में, ऑप्शन बी है लेफ्ट एट्रियम में। सही जवाब है ऑप्शन ए राइट एट्रियम। एसवीसी सुपीरियर वेना कावा और आईवीसी इंफीरियर वेना कावा द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के राइट चैम्बर में, राइट एट्रियम में पहुंचाया जाता है। यहाँ से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर फेफड़ों तक पहुंचता है, फेफड़ों से वापस लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी में पहुंचता है। आइए हार्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। हार्ट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मीडियास्टिनम। हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मीडियास्टिनम में सिचुएटेड रहता है। मीडियास्टिनम स्पेस है बिटवीन टू लंग्स। मेल्स में हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम होता है, फीमेल्स में हार्ट का वजन लगभग 250 ग्राम होता है। हार्ट के शेप की बात करें तो ये बंद मुट्ठी के समान होता है, जिसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। हार्ट को 3 लेयर्स द्वारा घेरा रहता है। सबसे आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम, उसके बाद बीच वाली लेयर मायोकार्डियम और तीसरी लेयर एंडोकार्डियम। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए मायोकार्डियम लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो हार्ट में कुल 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स या फिर सुपीरियर चैम्बर्स जिन्हें हम एट्रिया के नाम से जानते हैं, इन्हें हार्ट का एंट्री हॉल भी कहा जाता है। उसके बाद उनके जस्ट नीचे 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम इंफीरियर चैम्बर्स या फिर वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, P wave of ECG means। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में P वेव किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए एट्रियल डीपोलराइजेशन, ऑप्शन बी एट्रियल रीपोलराइजेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एट्रियल डीपोलराइजेशन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट होना, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। हार्ट के एट्रियम पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना एट्रियल डीपोलराइजेशन कहलाता है और ईसीजी की पी वेव इसी को इंगित करती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो पी वेव होती है वह फर्स्ट वेव और पॉजिटिव वेव मानी जाती है। ईसीजी प्रोसीजर के द्वारा हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिक रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी सहायता से बहुत सारे डिजीज़ कंडीशंस का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट संभव हो पाता है। एंथोवेन विलियम के द्वारा ईसीजी वेव्स को PQRST नाम दिया गया था। इसी वजह से एंथोवेन विलियम को फादर ऑफ ईसीजी के नाम से जाना जाता है। ईसीजी का QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वह वेंट्रिकुलर मसल्स के डीपोलराइजेशन को शो करता है। टी वेव वेंट्रिकुलर मसल्स के रीपोलराइजेशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू विच ऑर्गन। गैस्ट्रिक आर्टरी के द्वारा किस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किया जाता है? ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी लीवर। सही जवाब है स्टमक।
गैस्ट्रिक आर्टरी द्वारा स्टमक को ब्लड सप्लाई किया जाता है। आइए जानते हैं गैस्ट्रिक आर्टरी के बारे में। एरोटा हमारे शरीर की सबसे चौड़ी या लार्जेस्ट आर्टरी है। इसका डायमीटर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। अरोटा को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: असेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा, थोरेसिक अरोटा एंड एब्डोमिनल अरोटा। एब्डोमिनल अरोटा के सीलियक ट्रंक पार्ट से 3 तरह की आर्टरीज निकलती हैं। कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो कि लीवर को सप्लाई करती है। सेकंड है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि स्टमक और लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई करती है। और थर्ड है स्प्लीनिक आर्टरी जो कि स्प्लीन और पैंक्रियास को ब्लड सप्लाई करती है। याद रखिएगा, एब्डोमिनल अरोटा से सीलियक ट्रंक जो कि अनपेयर्ड होता है उससे 3 आर्टरीज निकलती हैं: कॉमन हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी। गैस्ट्रिक आर्टरी द्वारा स्टमक और लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रग यूज्ड टू मैनेज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में निम्न में से कौन सी ड्रग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डोपामाइन, ऑप्शन बी निफेडिपाइन। सही जवाब है ऑप्शन बी निफेडिपाइन। निफेडिपाइन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है जो कि स्मूथ मसल्स में कैल्शियम के प्रवेश को रोकती है, जिसके कारण वेसल्स का डायलेशन होता है और हाइपरटेंशन मैनेज होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अदर एग्जाम्पल्स होते हैं निफेडिपिन, वीरापामिल, निकार्डेपिन, एम्लोडिपिन। डोपामाइन ड्रग सीवियर हाइपोटेंशन कंडीशन को मैनेज करने में काम ली जाती है, जैसे कि कार्डियोजेनिक या सेप्टिक शॉक की कंडीशन। हाइपरटेंशन की बात करें तो सामान्य भाषा में इसे बीपी का बढ़ना कहा जाता है। एक अडल्ट पर्सन में सिस्टोलिक बीपी यदि 140 mm ऑफ Hg व डायस्टोलिक बीपी 90 mm ऑफ Hg से लंबे समय तक बढ़ा रहे तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है। फीमेल्स की तुलना में हाइपरटेंशन मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में डिफरेंट डायूरेटिक ड्रग्स जैसे फ्रूसेमाइड, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जैसे कि प्रोपेनालॉल, लेबेटालॉल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे निफेडिपाइन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो कि एक वैसोडाइलेटर की तरह काम करते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल आदि। साथ ही साथ वैसोडाइलेटर ड्रग्स जिसे एग्जाम्पल है हाइड्रोलेजिन आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग फर्स्ट टू एडमिनिस्टर इन केस ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के केस में सबसे पहले निम्न में से कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करनी चाहिए? ऑप्शन ए एस्प्रिन, ऑप्शन बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी ACE इनहिबिटर्स, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन ए एस्प्रिन। हार्ट अटैक के केस में एस्प्रिन देने का मुख्य पर्पस यह होता है कि फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन को रोकना। एस्प्रिन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वह इरिवर्सिबली प्लेटलेट्स के साथ जुड़ जाती है और प्लेटलेट्स को एक दूसरे से चिपकने नहीं देती। सिंपली हम कहें तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है। अगर प्लेटलेट एक दूसरे से चिपक नहीं पाएंगी तो क्लॉट नहीं बन पाएगा और इससे हार्ट अटैक की संभावना कम रहेगी। हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या MI के नाम से भी जानते हैं। हमारी कोरोनरी आर्टरी की किसी ब्रांच में अचानक से ब्लड व ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए तो वहाँ मौजूद टिश्यू में नेक्रोसिस होने लगता है। इसी कंडीशन को हम MI, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक कहते हैं।
मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की मोस्ट कॉमन साइट है लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल। कुछ इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक के केस में क्लासिक सिम्टम है सीवियर चेस्ट पेन जो कि नेक, जॉ और लेफ्ट शोल्डर और आर्म तक रेडिएट होता है। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के डायग्नोसिस के लिए हम कार्डिक इंडिकेटर को चेक करते हैं। कार्डिक इंडिकेटर्स में सीरम क्रिएटिनिन, फॉस्फोकाइनेज, ट्रोपोनिन और लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, इन तीनों को जब ऑब्ज़र्व किया जाता है तो इन तीनों का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। एमआई के दौरान डब्ल्यूबीसी काउंट भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ ईसीजी कराने पर एसटी सेगमेंट एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन और एबनॉर्मल क्यू वेव्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years old child with congestive heart failure, apical pulse 100 per minute, this time can we administer digoxin? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। एक 5 साल का बच्चा है जिसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डायग्नोस हुआ है, उसकी एपिकल पल्स 100 पर मिनट आ रही है, तो क्या इस केस में हम उस बच्चे को डिगॉक्सिन या लेनॉक्सिन दे सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए यस। अगर 5 साल का बच्चा जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डायग्नोस हुआ है, उसकी हार्ट रेट 100 पर मिनट है, तो हम उसे डिगॉक्सिन दे सकते हैं। इसके पीछे रैशनल ये है कि डिगॉक्सिन ड्रग जो होती है वो हार्ट रेट को कम कर देती है। यानी हम सिंपली कहें तो यदि अडल्ट में हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट या इससे कम है तो हमें डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करना है। चाइल्ड के केस में यदि हार्ट बीट 70 बीट्स पर मिनट है या इससे कम है तो हमें डिगॉक्सिन नहीं देना है। इन्फेंट के केस में यदि हार्ट रेट 90 बीट्स पर मिनट से तक है या इससे कम है तब भी हमें डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करना है। डिगॉक्सिन ड्रग कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती हैं, साथ ही ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स का मतलब है जो कि हार्ट रेट को कम कर देती हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर? निम्न में से कौन से सिम्टम्स लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर से संबंधित हैं? ऑप्शन ए क्रैकल साउंड, ऑप्शन बी अरिथमियाज, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, ऑप्शन टी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्रैकल साउंड। हार्ट फेलियर को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर के नाम से भी जानते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी डिमांड के अकॉर्डिंग हार्ट ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता। हार्ट फेलियर को हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर जिसे हम लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर भी कहते हैं, और दूसरा टाइप है राइट साइड हार्ट फेलियर या राइट वेंट्रिकल फेलियर। लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर की बात करें तो इसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल का पंपिंग एक्शन कम हो जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल द्वारा प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, इसके कारण पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है, और पल्मोनरी कंजेशन होने के कारण रेस्पिरेशन प्रभावित होता है। लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर की कंडीशन में व्यक्ति का रेस्पिरेशन प्रभावित होता है, तो इस कंडीशन के सारे सिम्टम्स रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं। इसे याद रखने का एक ट्रिक है, L फॉर लेफ़्ट हार्ट फेलियर, L फॉर लंग्स। लेफ़्ट हार्ट फेलियर में सारे सिम्टम्स L फॉर लंग्स से संबंधित होंगे, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं प्रोडक्टिव कफ विथ फ्रूटी स्पूतम, डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, प्रेजेंस ऑफ क्रैकल्स ऑन एक्सकल्टेशन, एक्सेट्रा।
राइट साइड हार्ट फेलियर या राइट वेंट्रिकल फेलियर में सारे सिम्टम्स सर्कुलेशन से संबंधित होते हैं, क्योंकि इसमें जो इफ़ेक्ट है सिस्टमिक सर्कुलेशन पर आता है। लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर में क्रैकल साउंड मौजूद रहता है। पल्मोनरी कंजेशन के कारण जब हम पर्सन के लंग्स को अस्कल्टेट करते हैं, स्टेथोस्कोप की मदद से उसके साउंड को सुनते हैं, तो वहाँ पर फ्लूइड और म्यूकस की मौजूदगी के कारण टूटे हुए बर्तन के समान आवाज़ सुनाई देती है। इसे ही हम क्रैकल्स या क्रैक्ड पॉट साउंड के नाम से जानते हैं। लेफ़्ट हार्ट फेलियर का यह एक इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है। क्वेश्चन नंबर 8, शॉक टाइप रिलेटेड विद सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। निम्न में से कौन सा शॉक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है? ऑप्शन ए एनाफाइलैक्टिक शॉक, ऑप्शन बी न्यूरोजिक शॉक, ऑप्शन सी सेप्टिक शॉक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। Right answer is option A. Anaphylactic shock is related with the severe allergic reaction. आइए जानते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक के बारे में। एनाफाइलैक्टिक कंडीशन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है, उसके बाद वैस्कुलर कोलैप्स होता है। यह रिएक्शन कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की जान ले सकती है। इस रिएक्शन को, इस एनाफाइलैक्टिक शॉक को डेवलप होने में कुछ मिनट ही लगते हैं। जैसे ही व्यक्ति किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, यह शॉक तुरंत डेवलप हो जाता है। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं बी स्टिंग या फिर ड्रग से एलर्जी। एनाफाइलैक्टिक शॉक कंडीशन में मास्ट सेल्स के द्वारा हिस्टामिन का रिलीज होता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक के मुख्य कारण हैं टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। 9th क्वेश्चन, व्हाट शुड नॉट बी डन इन मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट विक्टिम। कार्डियक अरेस्ट के विक्टिम में निम्न में से कौन सी टेक्निक मैनेजमेंट में नहीं उपयोग में ली जा सकती? ऑप्शन ए मैसिव आईवी इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी O2 थेरेपी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैसिव इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। कार्डियक अरेस्ट के विक्टिम में मैसिव इंट्रावीनस इन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए। लगातार ज़्यादा मात्रा में आईवी फ्लूइड्स नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के शरीर में लिक्विड लोड बढ़ेगा, हार्ट पर लोड बढ़ेगा। कार्डियक अरेस्ट के विक्टिम में जनरली हम CPR प्रोवाइड करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर डिफिब्रिलेट करते हैं, उसके एयरवे को ओपन करते हैं, एयरवे को इस्टेब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच क्लाइंट प्रॉब्लम हैज़ प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट विथ कार्डियक डिसरिथमिया? ऑप्शन ए एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ऑप्शन बी impaired gas exchange, ऑप्शन सी decrease cardiac output, ऑप्शन डी none of the above। कार्डियक डिसअरिथमियास के पेशेंट में मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक डिसअरिथमियास कंडीशन में हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की रिदम है वो अल्टर्ड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण हार्ट प्रॉपर पंपिंग एक्शन नहीं कर पाता और व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट जो होता है घट जाता है। इसे मैनेज करने की सबसे पहली ज़रूरत है कार्डियक डिसअरिथमियास के पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट इन क्लाइंट आफ्टर फेमोरोपोप्लीटियल बाईपास फॉर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए किए गए फेमोरोपोप्लीटियल बाईपास के बाद पेशेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट असेसमेंट कौन सा करना चाहिए? ऑप्शन ए पीडल पल्स रेट, ऑप्शन बी कलर ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी।
राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कलर ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में किए गए फीमोरोपोप्लीटियल बाईपास के बाद पेशेंट के लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के कलर को ऑब्जर्व करना बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12, पेन फेल्ट इन काफ मसल व्हेन द डॉर्सीफ्लेक्स्ड with the leg extended at the knee called। किसी पर्सन में डॉर्सीफ्लेक्स्ड लेग को नी से यदि एक्सटेंड किया जाए तो उसके काफ मसल्स में पेन होता है, यह कौन सा साइन है? ऑप्शन ए कर्निंग साइन, ऑप्शन बी होमान साइन। सही जवाब है होमान साइन। Question number 13, highest risk of developing condition in deep vein thrombosis patient। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी कंडीशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं? ऑप्शन ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन बी न्यूमोथोरैक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सो एवरीवन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2 इज़ कंप्लीटेड नाउ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत इसे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इसी तरह के वीडियोस एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली हम अपलोड करते रहते हैं। अगर आप इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं, इनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।